की अपर मुख्य सचिव हैं और उनके पास में दो बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग हैं। एक तो चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास और दूसरा आबकारी। गन्ना विकास एक और जहां गन्ने का मूल्य देता है, किसानों को रोजगार देता है, तो दूसरी ओर आबकारी विभाग से सरकार को बड़ा रेवेन्यू मिलता है। क्योंकि दोनों में दिक्कत थी, ऐसे में इस चुनौती को कैसे उन्होंने पार पाई और कैसे उन्होंने इसको सफल बनाया, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है संजय भूसरेड्डी साहब आपका के न्यूज चैनल पर। प्रदीप जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि कोविड-19 ने पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में तहलका मचा रखा है। ऐसे में रेवेन्यू का जो टारगेट आपने लास्ट ईयर रखा था वो 31,000 करोड़ रुपए था, क्या वो आप प्राप्त कर पाए? नहीं, जैसे ये सर्वज्ञात है कि फरवरी के मध्य से कोरोना का संक्रमण फैलना शुरू हुआ पूरे विश्व में। तो मार्च के 22 तारीख से लॉकडाउन हो गया, जिसके कारण पूरा तो नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग 30,000 करोड़ के करीब उसके लक्ष्य की प्राप्ति कर पाए। आखिरी के 10 दिन में जब काफी उठान होता है वो नहीं हो पाया, क्योंकि लॉकडाउन में बंद हो गया था मार्च के आखिरी 10 दिन में, तो उसका नुकसान हुआ। लेकिन कोरोना की महामारी के मद्देनजर वो बहुत महत्वपूर्ण था कि हम पहले अपने पब्लिक का स्वास्थ्य और जनहित देखें, तो उसी के क्रम में जितना हो पाया संभव उतना किया गया। तो बड़ी बात यह कि कोविड में सबसे ये भी चिंता का सबब था कि कैसे लोगों को बचाया जाए। ऐसे में आपने शराब की दुकान खोलने का आदेश दिया, क्या 100% शराब की दुकान खोलने के आदेश दिए थे? नहीं, उसमें देखिए ऐसा है कि 4 मई को जब भारत सरकार ने जो निर्देश निर्गत किए थे 3 मई के शाम को लॉकडाउन में कुछ रिलैक्सेशन वाला, उसमें फिर लॉकडाउन थर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें ये निर्णय हुआ था कि दुकानें खुलेगी, बियर बार नहीं खुलेंगे, होटल बार, वाइन बार ये सब नहीं खुलेंगे। और इसके अतिरिक्त जो कोविड के प्रकोप में क्षेत्र है, जिसको हम लोग हॉटस्पॉट या हम कंटेनमेंट जोन कहते हैं, ऐसे 1975 जो थे वो हम लोगों ने हॉटस्पॉट से उत्तर प्रदेश के जिलों में, तो उनको छोड़ के बाकी दुकानें खोली गई थी, जो लगभग 23,000 के करीब दुकानें थी। ये भी कहा जा रहा है कि आपने बहुत सारी दुकानें खोलने के आदेश नहीं दिए थे और 2 श्रेणी में लोगों को बांटा था, लेकिन ज्यादा दुकानें खुल गई। जो हॉटस्पॉट वाली थी वो तो नहीं खुली, जैसा मैंने बताया 1975 दुकानें नहीं खुल पाई जी जी। और जो हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में थी, बाकी जो 25,000 दुकानों में हमारे 25,500 दुकानों में बाकी दुकानें खुली। और इसी के साथ साथ हमारा जो इस साल के जो नए लाइसेंसेस थे, जिन्होंने अपनी लाइसेंसिंग की कार्रवाई पूरी कर ली थी, वो कुछ दुकान खुल पाए थे, तो बाकी दुकानें हमारे बंद थे। ठीक है, ठीक है सर। जो शराब व्यवसायी हैं उनमें काफी कंफ्यूजन है। वो कह रहे हैं जो त्रैमासिक उठान होती है, उस त्रैमासिक उठान की क्या पॉलिसी है, क्या आप बताएंगे के न्यूज पर? उच्च स्तर पे गया था और कैबिनेट के 2 बार निर्णय हुए। इसमें पहले जो मार्च में दुकानें 10 दिन बंद रही, उसके सापेक्ष सरकार ने लोगों को, जो पुराने दुकानदार थे जिनका लाइसेंस 31 मार्च तक का था और जिनके पास सामग्री बच गई थी, माल बच गया था, उनको अपना सामग्री को बेचने के लिए 7 दिन का अतिरिक्त समय, जब 4 मई को खुला उसके बाद वो समय दिया गया। और इसी के साथ साथ जो जितने दिन दुकानें बंद रही, उस दिन के उठान का जो पेनल्टी लगता है, उससे भी दुकानदारों को छूट दी गई, जिससे दुकानदारों को पेनल्टी भी न लगे और साथ ही साथ उनके आगे के बिजनेस में जो उनको काम करने के लिए जो लक्ष्य का निर्धारण हुआ,
उसका गणना में उस प्रकार उनको समायोजित कर ले। एक और कंफ्यूजन है जो व्यवसायी हैं कि अब जो 3 चरणों में आवंटित किए जाने का प्रावधान है, वो क्या प्रावधान है, जरा वो भी पॉलिसी बता दीजिए। हमारे पिछले साल 25,600 के करीब दुकानें थी, जिसमें से 4,000 व्यवसायियों ने आगे न करने का अपना निर्णय लिया था व्यक्तिगत कारणों से। इसी कारण फिर वो दुकानों का हर साल ये होता है, काफी परसेंटेज कहते हैं कि हम आगे नहीं करेंगे, तो वो दुकानों को फिर ई ऑक्शन के माध्यम से अन्य जो लोग इच्छुक होते हैं इसमें अभ्यर्थी बनने के लिए, उनको अवसर दिया जाता है और ई ऑक्शन के माध्यम से फिर वो लोगों ने अप्लाई किया हमारे पोर्टल पे और ई ऑक्शन के माध्यम से उन 4,000 लोगों को दुकानें आवंटन की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रथम चरण तो मार्च में ही हो गया था, लेकिन द्वितीय चरण जो था वो इसमें प्रथम जो लॉकडाउन फर्स्ट था उसका फिर तारीख बढ़ते बढ़ते फिर वो आखिरी में जब लॉकडाउन थर्ड में जब खुला 4 मई के बाद, उसके बाद वो 16, 17, 18, 19 मई में हो पाया। फिर तीसरा चरण हुआ और अभी कुछ दुकानें बची हुई, बाकी सब का उठान हो गया। सर, अब आपने मॉल में शराब बेचने की इजाजत दे दी है। मॉल में जो बिग बाजार है, स्पेंसर्स हैं और जो दूसरे वो हैं, उसमें आपने शराब बेचने की इजाजत दे दी है। क्या है ये पूरी पॉलिसी सर? हमारे जो ऑर्डिनरी शराब की दुकानें हैं उसमें जाने से कतराते हैं, या जैसे कुछ हमारे महिलाएं हैं उनको जाने में दिक्कत होती है, कुछ हमारे बुजुर्ग हैं उनको जाने में दिक्कत होती है, तो उन सब के लिए, ऐसे कैटेगरी के लिए वो मॉल से जाके वहां से अपना सामग्री क्रय कर सकते हैं। लेकिन उसमें शर्त ये है कि उत्तर प्रदेश में 62 के करीब मॉल्स है और वो पॉलिसी पास हो गई है, उसमें 12 लाख लाइसेंस फी है और उसमें लोगों ने अप्लाई भी किया है। लेकिन वहां पे केवल उच्च श्रेणी की जो हमारे उत्पाद है वही बिकेंगे, जो स्कॉच, प्रीमियम स्कॉच, सुपर प्रीमियम स्कॉच, विदेशी शराब जो फॉरेन से आती है बॉटलों के, या बियर, इसमें 800 रुपए के ऊपर के विस्की, रम, ब्रांडी, जिन, वोडका, वाइन ये बिकेगा और बियर जो है वो जो 160 रुपए के ऊपर का है वही बिकेगा वहां पे। बाकी सामग्री सस्ती कंट्री लिकर और इससे जो ज्यादा चलने वाला प्रोडक्ट है, सस्ता प्रोडक्ट, वो वहां पे नहीं मिलेगा। ठीक, आपने सर एक नई बियर पॉलिसी बनाई थी, क्या है ये नई बियर पॉलिसी और कितने नए बार खोलने के? जी, वित्तीय वर्ष में 175 के करीब बियर बार फाइन डाइनिंग की व्यवस्था की है, जिसमें अगर कोई परिवार फाइन डाइनिंग करना चाहे तो वो उसके लिए सुविधा हो गई। और यूपी में बियर बार्स की संख्या बहुत कम है अन्य प्रांतों के मुकाबले, और अब जो आएगा पॉलिसी उसमें और भी सरलता हो जाएगी, लेकिन अभी पॉलिसी कैबिनेट के विचारार्थ है, तो इसीलिए उस पर मैं भी कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। और इसमें प्रदेश में अभी फिलहाल क्योंकि बियर बार पे बंदी भी है, इसलिए भी हम उसमें अभी थोड़ा सा बहुत तेजी से नहीं चल रहे, क्योंकि शासन द्वारा अभी बियर बार खोलने का भी निर्णय नहीं लिया गया है। सर, एक सबसे बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी भी लगातार कह रहे हैं कि चुनौतियों को अवसर में बदला हमने। आपका विभाग है, जहां तक मैंने देखा आपने भी चुनौतियों को अवसर में बदला। गन्ना विभाग में जो शुगर मिल बंद थी वहां पर आपने सैनिटाइजर बनाना शुरू किया, और सैनिटाइजर अपने यहाँ पहले बहुत कम मात्रा में बनता था, आज जहां तक मुझे जानकारी है पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी एक्सपोर्ट होने जा रहा है। 20 मार्च के आसपास जब ये हुआ कि पूरे भारतवर्ष में सैनिटाइजर की उपलब्धता समाप्त हो गई है और 50 ml की बोतल 750 रुपए के दर पे पहुंच गया था, तो फिर ये हुआ कि इसका समाधान किया जाए, क्योंकि
किसी भी स्वास्थ्य सेवा के लिए मेडिकल कॉलेज, पीएचसी, सीएससी, प्राइवेट अस्पतालों को बिना सैनिटाइजर आगे वो मूव ही नहीं कर सकते, चाहे ओटी का, चाहे ओपीडी। और इसमें सैनिटाइजर का जो इम्पोर्टेंस है वो और भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इसके नजर जब ये बात हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए, इसका समाधान ये किया जाए, तो हमारा और हमारे जो आबकारी आयुक्त है श्री पी गुरु प्रसाद जी, हम लोग बैठ के इस पर विचार किए और हमारे पास जो इथिल अल्कोहल है उसका हमारे पास प्रचुर मात्रा में स्टॉक था, जो हायर क्वालिटी का अल्कोहल है। वैसे सैनिटाइजर आइसोप्रोपिलीन अल्कोहल से बनता है, वो यूपी में नहीं बनता है, वो गुजरात वगैरह में बनता है, और वो बहुत कम मात्रा में बनता है और हिंदुस्तान में वो कहीं भी उपलब्ध नहीं था। तो फिर इससे एक दिन में इसमें दो चीजें आवश्यक होती है, एक FL41 का लाइसेंस की आवश्यकता होती है और एक ड्रग लाइसेंस की। और FL41 का लाइसेंस जब तब दिया जाता है जब आपके पास ड्रग लाइसेंस है। तो इसमें हम लोगों ने शुरू किया था, पहले दिन 5 से शुरू हुआ 23-24 मार्च में, और फिर 9, 11, 12 होते होते अब लगभग, और हमारा जो लक्ष्य था वो 60,000 लीटर का था प्रतिदिन बनाने का, जो बढ़ के अब हमारी जो इकाइयां हैं वो हमारी इकाइयां अब हो गई है 90, जिसमें 27 चीनी मिले हैं, और उसके अलावा जो 12 हमारे लिकर बनाने वाली कंपनियां वो है, और इसके अलावा 39 सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियां हैं, और इसके अलावा 4 हमारे भारत सरकार की संस्थाएं हैं, और इसके अलावा हमारे 8 मेडिकल फार्मास्यूटिकल्स है। तो इस प्रकार कुल 90 हो गए हैं, और अब 6 लाख लीटर प्रतिदिन की हमारी प्रदेश की क्षमता है, और 2 लाख सवा लाख हमारे। जी सर, सवाल ये है, आपने पूरे देश में सैनिटाइजर बेचा, यानी कि उत्तर प्रदेश ने, आबकारी विभाग ने पूरे देश में सैनिटाइजर बेचा, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक। अब इसको क्या विदेश में एक्सपोर्ट करने की, जहां तक मुझे जानकारी है, अब विदेश में भी एक्सपोर्ट करने की बात चल रही है, क्या है वो पॉलिसी सर? 60,000 लीटर प्रदेश के लिए हम लोग ने सोचा था, लेकिन फिर बहुत शीघ्र उसमें राजस्थान और अन्य प्रांतों ने लेना शुरू किया, और हमारा प्रोडक्शन फिर 2 लाख लीटर प्रतिदिन पहुंच गया, 2-2.5 लाख लीटर, और उतना उत्पादन भी हो रहा था, और उत्पादन क्षमता भी हमारी उसकी करीब थी, जो अब उत्पादन क्षमता बढ़ के 6 लाख लीटर हो गई है, लेकिन उत्पादन हमारा 2-2.5 लाख लीटर हो रहा है, जिसमें 30% हमारा यूपी में खर्च हो रहा है, और 70% हिंदुस्तान के 27 राज्यों और 10 केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश जी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश जी, एडिशनल कैपेसिटी बन गई है। उसको यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार ने जब एक अच्छा निर्णय लिया था, जब बहुत कमी हो गई थी तो उन्होंने एक्सपोर्ट बैन कर दिया था, वो एक्सपोर्ट बैन अब हट गया है, तो अब हम उसको विदेश भेजेंगे। इसमें जो पहले दिक्कत आती थी कि ड्रग लाइसेंस 2 साल में मिलता था, FL41 लाइसेंस 1 साल में मिलता था, और ये बहुत उच्च स्तर पे होता था, तो इसको विकेंद्रीकृत करके बहुत ही सुंदर काम हमारे आबकारी आयुक्त साहब का आयुक्तालय ने किया, और एक दिन में ड्रग लाइसेंस दिया गया लोगों को, और इसमें बहुत नहीं आएंगे सर, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। ड्रग लाइसेंस लेना कोई आसान काम नहीं है, और कोई भी लाइसेंस लेना आसान काम नहीं, लेकिन इतनी जल्दी लाइसेंस लेकर प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना बहुत बड़ा काम है। बैक एक छोटे से ब्रेक का है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इतनी जल्दी लाइसेंस भी मिल गया और कैसे प्रोडक्शन भी शुरू हो गया। दूसरी बात यह कि विदेश से क्या, जब विदेश में ये सैनिटाइजर जाएगा तो क्या हम डॉलर वहां से कमा पाएंगे? एक और सवाल यह भी है कि अक्सर ये आरोप लगते हैं कि इलीगल शराब का अवैध निर्माण होता है और अवैध बेची जाती है, उस पर क्या पॉलिसी, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बुलेटिन में हर खबर
देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे। जुड़िए संसार से हमारी रफ्तार से। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, number 1 in academics, number 1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ अपर मुख्य सचिव साहब जुड़े हुए हैं, संजय आर भूसरेड्डी साहब। बहुत सीनियर आईएएस हैं और प्रदेश के जो आईएएस एसोसिएशन है उसके काफी लंबे समय तक जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। देश में जो आईएएस एसोसिएशन है उसके भी बड़े पदाधिकारी रहे हैं। खैर, हम बात कर रहे हैं कि कैसे सैनिटाइजर को न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में बेचा और अब विदेश में बेचने की तैयारी चल रही है। संजय भूसरेड्डी साहब, आपको क्या लगता है कि हम अब एक्सपोर्ट करके इससे डॉलर कमा सकते हैं? क्या अनुमान लगा रहे हैं आप कि 4 लाख लीटर जब आपका ये सैनिटाइजर बाहर जाएगा, क्योंकि पूरे विश्व में डिमांड है, तो कितना डॉलर हम कमा सकते हैं? लेकिन करीब जो मोटा अंदाज आ रहा है वो 70 से 100 लाख डॉलर हम एक्सपोर्ट में कमा सकते हैं और डिपेंड करेगा कि हम क्या प्राइसिंग रखते हैं, क्या प्राइसिंग स्ट्रक्चर रखते हैं और किस टाइप के कंट्री में वो होता है, कि डॉलर्स में होता है, यूरोज में होता है, तो उसके हिसाब से उस पर असर आएगा। नहीं, जहां तक मुझे जानकारी है, आप जो केंद्र है वो बहुत जल्दी एक्सपोर्ट इसमें खोलने वाला है। क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपके पास जरूर पूरी जानकारी होगी, कब तक खुल जाएगा एक्सपोर्ट? ये कुछ कार्रवाइयां कर रहे हैं और जो प्राइवेट हमारे, क्योंकि ये तो विभाग नहीं करता, विभाग तो केवल FL41 का लाइसेंस दे दिया और उसके बाद तो हमारे जो ये 90 प्राइवेट इकाइयां हैं, इसमें से 4 सरकारी छोड़ दे जो केवल CSR के लिए बना रहे या अपने विभाग के लिए बना रहे, जैसा इंडियन रेलवेज का DRM लखनऊ ऑफिस बना रहा है, तो वो 4 छोड़ दे तो जो 86 इकाइयां हैं वो सब प्राइवेट है और वो प्राइवेटली वो अपना ट्रेड करेंगे और वो एक्सपोर्ट एजेंट्स और उसके थ्रू अपने ऑर्डर्स प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही उनको ऑर्डर्स प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि बाकी चीजें प्रोसेस पूरा क्लियर हो गया है, वो एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि डॉलर इकोनॉमी के साथ हम कर रहे हैं, यूरोज के साथ कर रहे हैं, किस कंट्री के साथ कर रहे हैं और क्या रेट पे जाएगा, तो उसके हिसाब से हमें अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज मिलने की संभावना रहेगी। भूसरेड्डी साहब, उत्तर प्रदेश में अभी तक जो लाइसेंस प्राप्त करने का समय था वो आपके विभाग में 1 साल, कम से कम 1 साल लगता था लाइसेंस लेने में। ड्रग कंट्रोलर के यहां से लाइसेंस लेने में 2 साल लगता था। ऐसा आपने तुरंत लाइसेंस भी जारी कर दिया, प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया, ये क्या कोई नया करिश्मा है क्या? एक पॉलिसी के तहत प्रतिनिधायन किया अपने अधीनस्थ आयुक्तालय को और वहां पर एक छोटा सा सेल बना करके, क्योंकि लॉकडाउन भी था तो आयुक्तालय बंद भी था, तो हमारे आबकारी आयुक्त और उनके अधिकारी बहुत ही छोटा टीम बना करके लाइसेंसेस पहले तो 1 दिन लगा, फिर आधा दिन लगा, फिर 3 घंटे में होने लगा। और इसी प्रकार जो हमारा ड्रग डिपार्टमेंट है उन्होंने भी बड़ा अच्छा कार्य किया कि उन्होंने 1 दिन के अंदर की लाइसेंस दिया और जो डॉक्यूमेंट्स थे वो डॉक्यूमेंट्स लगभग बंद कर दो, जो डॉक्यूमेंट्स जो थे वो डॉक्यूमेंट्स लगभग कॉमन थे। उनका 10 डॉक्यूमेंट, उनके 16 डॉक्यूमेंट थे, तो सर समय कम है, 8 डॉक्यूमेंट जल्दी सवाल कुछ और ले लेते हैं, बहुत सारे सवाल हैं। जी सवाल ये है सवाल है जी, सवाल ये है
कि आपने लाइसेंस की बात कर दी कि आपने मात्र 2 दिन के अंदर सारे लाइसेंस क्लियर कर दिए। अब सवाल यह है कि दिल्ली ने 70% रेट बढ़ाए, लेकिन उत्तर प्रदेश ने मात्र 10% रेट बढ़ाए, कोविड सेस बढ़ाया। रणनीति था, क्योंकि दिल्ली ने 70% बढ़ाया, सबको बड़ा ये लगा कि बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन फिर उनको बहुत जल्दी वो पॉलिसी वापस लेना पड़ा और उसके बाद उन्होंने 10-20% अपना वैट वगैरह बढ़ाया। तो उसमें हमारा जो अपने प्रदेश, क्योंकि एक्साइज हर प्रदेश का अपना होता है, तो उसमें हमें फायदा ये हुआ कि हमें राजस्व का ह्रास नहीं हुआ। हम पिछले साल जितना राजस्व प्राप्त कर रहे थे, हमने मई के माह में लगभग उतना ही राजस्व प्राप्त किया। सर एक ठीक है सर, आखिरी जी ठीक है, एक आखिरी सवाल है सर आपसे कि अभी भी हरियाणा और पंजाब में शराब सस्ती मिलती है, जिसकी वजह से वहां से अवैध शराब काफी उत्तर प्रदेश में आ जाती है। इसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? प्रशासनिक तौर पे, और पहले 5 विंग थे तो हमारा काम थोड़ा स्कैटर्ड था, अब उसको थोड़ा सा हमने समेटा है और अब केवल 3 विंग है। एक डिस्ट्रिक्ट विंग है, एक हमारा डिस्टिलरी विंग है और एक के सीधे नियंत्रण में एनफोर्समेंट विंग है। और हमारा जबरदस्त एनफोर्समेंट की कार्रवाई होती है। इसमें 2 प्रकार की चीजों पे बहुत ध्यान रखते हैं। एक तो जो लोकल लेवल पे अवैध शराब बनाते हैं लोग भट्टियां लगा करके, उस पे बहुत कारगर और प्रभावी कार्रवाई चल रही है, जिसमें काफी सामग्री पकड़ में आ जाती है कच्ची शराब बनाने की। दूसरी जो हमारा हरियाणा पंजाब से था, उसमें एक तो हम लोगों ने बैठक किया हरियाणा पंजाब दिल्ली हिमाचल चंडीगढ़ और उत्तराखंड के साथ, वो भी प्रयास रहा, सक्सेसफुल हुआ कि सभी प्रांत हमारा एक ग्रुप बन गया है और एक ऑनलाइन हम लोगों का एक डिस्कशन प्लेटफॉर्म है, बैठ के भी उसमें हुई है, टेलीफोन पर भी वार्तालाप होते रहता है, टेलीकॉन्फ्रेंस भी होती रहती है। तो अब वो भी काफी उस पर ब्रेक लगा है और उसके कारण हमारा जो अवैध शराब वाला चीज था व्यापार, उसको काफी हद तक हमको रोकने में सफलता मिली है। बहुत शुक्रिया सर, के न्यूज से जुड़ने के लिए, के न्यूज पर जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए, खास बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे संजय आर भूस रेड्डी साहब, जो हमें बता रहे थे कि अब चूंकि अवैध शराब का धंधा काफी जोरों पर रहता है और उस अवैध शराब की वजह से तमाम मौतें भी हो जाती हैं, उसको रोकने के लिए पूरे उत्तर भारत के राज्यों से मिलकर के एक पॉलिसी बनाई जा रही है, जिसकी वजह से समान दर हो सके और ये जो अवैध शराब का धंधा है इस पर पूरी तरीके से रोक लगाया जा सके। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रदेश में सैनिटाइजर की कमी थी, वो चीनी मिल के जरिए सैनिटाइजर बना करके ना पूरे प्रदेश में सप्लाई किया बल्कि पूरे देश में सप्लाई किया और अब उसे विदेश में भी भेजने का कार्यक्रम चल रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।